गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 मई। हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर एवं हमेशा की तरह स्टैटिक पार्ट को भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी कल ही की न्यूज़ में आप पढ़े होंगे कि जो लॉकडाउन है उसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने 29 मई तक बढ़ा दिया है। और ऐसा पहले क्या कहा जा रहा था कि 17 मई तक जो लॉकडाउन है उसे हटा लिया जाएगा, लेकिन अब क्या प्रतीत होता है कि यह जो लॉकडाउन है और बढ़ेगा, क्योंकि यह जो महामारी है जब तक इसका टीकाकरण सही से नहीं हो जाए या जो कह सकते हैं कि भारत में इसके मरीजों की संख्या में कमी ना आ जाए तब तक इसे लॉकडाउन को जारी ही रखा जाएगा। तो यहाँ जो छात्र हैं वो कई लोग परेशान हैं पढ़ाई को लेकर, तो आप इसे निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो पढ़ने के लिए बैठना। तो जो आपकी अभी तक आदत लगी हुई है कि लगातार आप 1 घंटे 2 घंटे या जितनी भी आपकी क्षमता है उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर उसको आप लॉकडाउन की देखकर छोड़ देते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है, तो ये आपके लिए काफ़ी समस्या हो सकता है। तो आप इसे निरंतर बनाए रखिए, भले ही कम समय पढ़े लेकिन जो कहते हैं उसको निरंतरता आप बनाए रखिए। चलिए इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि भारत की किस सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान चालू किया गया है। तो आपको ये बताना है यह किसके द्वारा, भारतीय नौसेना को द्वारा। अब चलिए हम यहाँ से इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक के पार्ट हैं उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे जितने भी स्ट्रैंडेड लोग हैं, जो फंस चुके हैं विदेश में कोविड-19 के कारण, तो उन्हीं को भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है इस ऐप के माध्यम से। जैसा कि आपको बताया गया कौन सा ऐप है, तो समुद्र सेतु। अब यहाँ से स्टैटिक का क्या पार्ट होता है कि हम यहाँ पे अभी नौसेना की बात किए तो तीनों के हम जो एनिवर्सरी है इनका जो स्थापना दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाता है, यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, और तीनों तिथि आपको याद रहना चाहिए। तो पहले हम चलिए वायुसेना से स्टार्ट करते हैं। यह जनवरी में मनाया जाता है, सॉरी थल सेना, जो थल सेना दिवस है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आप अक्टूबर में आते हैं तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और अंत में दिसंबर में 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस। तो ये तीनों तिथियां आपको याद रखी होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब यहाँ से ये जानने वाली बात है कि तीनों सेना के अभी जो प्रमुख कौन है, ये भी आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है करेंट के दृष्टि से। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थल सेना, यानी कि जो हमारी आर्मी है उसकी जो अभी चीफ आर्मी स्टाफ हैं वे कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना के अध्यक्ष, तो ये मनोज मुकुंद हैं। कौन है, जनरल मनोज मुकुंद, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के अगले में चले तो यहाँ पे कहा गया है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। तो जो वायुसेना के जो हमारे प्रमुख हैं वे कौन है, तो RKS भदौरिया, इनका नाम याद रखना है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये किसके हैं, तो ये आपके हो गए एयरफोर्स के। और अंतिम में हम चलते हैं नौसेना के। तो नौसेना के जो अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नया पद का सृजन किया गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2020 को ही फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, यानी कि इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का एक प्रमुख बनाया गया था। तो वह किन्हें बनाया गया है, तो बिपिन रावत को। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि जो बिपिन रावत हैं वो अभी वर्तमान में क्या हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी जो तीनों डिफेंस है उसके चीफ हैं। तो बिपिन रावत का आपको नाम याद रखना है। पहले यह थल सेना के अध्यक्ष थे, अब बाद में इन्हें क्या बना दिया गया, तो तीनों सेनाओं को अध्यक्ष बना दिया गया। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष प्लस में बिपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो इन सभी का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इन सभी का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, तो सारे उनके बारे में याद रखना है। तो वे क्या है अभी, तो कमांडर इन चीफ हैं, अर्थात इन तीनों जो है। इसके अलावा जो चौथा पद बनाया गया सभी के प्रमुख कौन हो गए, तो रामनाथ कोविंद। तो चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD, इसी से आप समझ सकते हैं चंडीगढ़ ऐसा कहा जा रहा है शॉर्ट में उसको, तो CHD कोविड नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के द्वारा। चंडीगढ़ के बारे में कई बार आपको बताया गया है, यहाँ के कौन, तो वास्तुकार कौन थे, इसका लोकेशन कई बार फिर से आप देख सकते हैं, तो इसे दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ का एक जो लेक है उसको फिर से बता देता हूँ, वह कौन सा लेक है, तो सूखना। तो सूखना लेक भी है और सूखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो दोनों याद रखना है। दोनों कहाँ है, चंडीगढ़ में। स्थापना दिवस कई बार इसका बताया गया है, तो उसको आप याद करिए।
अगर इसी में कहा गया है कि यह जो ऐप है सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन, जितने भी आदेश हैं, उनके सूचनाओं के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक पहल है जो लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? या सिडबी के द्वारा। अब चलिए, सिडबी आया है तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि जो सिडबी है यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो सिडबी का कई बार मुख्यालय पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ये देखना है सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में है, यूपी में है लखनऊ, इसकी राजधानी है। एवं सिडबी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फॉर्म कब हुआ तो ये भी याद रखना है। इसका गठन 1990 में हुआ है और यह क्या तो फाइनेंसिंग वित्तीय मदद करती है। तो इसका नाम जानिएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपको सिडबी का याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे सिडबी के जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका भी नाम याद रखना है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अभी कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कहा गया है कि एक बात और यहाँ पे कहा गया है कि यह जो प्लेटफॉर्म है MSME, तो MSME का आपको भी फुल फॉर्म याद रखना, इसका क्या है? तो यह देख सकते हैं सूक्ष्म अर्थात माइक्रो, लघु अर्थात स्मॉल और मध्यम अर्थात मीडियम, और उद्यम मीन्स इंटरप्राइजेस। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? यहाँ पे क्या हो गया आपका? क्या हो गया? माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में इससे संबंधित हमारी एक मंत्रालय भी है, MSME मंत्रालय भी है, तो वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कहा गया कि अमेरिकी पत्रकारिता और शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह किस पे लॉन्च किया है? यहाँ पे देख सकते हैं, यह व्हाट्सएप पर अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया है। यह जो IFCN है वह अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जांच करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है। इस नवीनतम व्हाट्सएप बॉट का उपयोग दुनिया भर के लोग यह जांच सकते हैं कि कोविड-19 के बारे में खबरों का एक जो टुकड़ा पेशेवर तथ्य जांच संगठनों द्वारा गलत या नकली के रूप में रेट दिया गया है, तो उसको रेटिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि वह जो खबर है वह कैसा है, गलत है या सही है। यह बॉट 70 से अधिक देशों में पेशेवर फैक्ट चेकर्स के साथ जोड़ा जाएगा, तो काफ़ी अच्छा पहल है। इसे जितने भी जो क्या कहते हैं जो वैसे समाचार हैं जो तथ्यहीन है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है अमेरिका, लोकेशन में इसको देख सकते हैं। इस अमेरिका का ये भी पार्ट है अलास्का। अलास्का को किससे खरीदा गया था? तो किससे? अमेरिका ने अलास्का को रसिया से खरीदा था, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च किया गया है? तो एग्जिट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है एग्जिट ऐप? तो यह देश व्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे जितने भी स्ट्रैंडेड अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जो अपने मूल जो स्थान है वहां लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर पश्चिम बंगाल सरकार की ये देख सकते हैं एक वेबसाइट है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इस जो वेबसाइट है इसके द्वारा लोग के जरिए फंसे लोग पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में हम अब लोकेशन को देख लेते हैं। बहुत दिन से हम जो पश्चिम बंगाल है उसके लोकेशन को नहीं देखे हैं, तो इसके लोकेशन को अभी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लोकेशन को देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिए इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। सबसे हम दक्षिण में अगर आ जाते हैं तो इसकी सीमा देखिए उड़ीसा से लग रही है, इधर तो बांग्लादेश, और नीचे में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी इसकी सीमा लग रही है। फिर इस आगे आइए यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हमारा झारखंड हो गया। झारखंड के ठीक ऊपर आते हैं तो बिहार से इसकी सीमा लग रही है, और इसके देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लग रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो नेपाल है उससे पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है। साथ ही आप यहाँ पे कौन सा देश है? भूटान, तो भूटान से भी इसकी सीमा लग रही है, और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लग रही है। तो आप देख सकते हैं 3 देशों से इसकी सीमा लग रही है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा किसके किसके साथ लग रही है? आप फिर से अभी तीनों को बताएगा, तो तीनों को याद करिए। एवं जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य हैं उससे भी इसकी सीमा लग रही है। तो वहाँ पे देखिए कौन कौन सा राज्य है, ये देखिए आसाम से इसकी सीमा लग रही है। तो इतनी सारे बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए हम यहाँ के जान लेते हैं
कि जो यहाँ का जो राजधानी है, कैपिटल है, वह क्या है, तो वह कोलकाता है। एवं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़। इसके अलावा यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, वही है। और मैं आपको याद रखना है कि जो ममता बनर्जी है उनकी जो पार्टी है एज ए नेशनल पार्टी है अभी भारत की, तो उनकी पार्टी को भी नाम आपको याद रखना है। उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो उनकी AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो उनकी पार्टी के भी नाम याद रखना। यह एक क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी है। 1998 में इसे गठित किया गया था। तो इस पार्टी के बारे में आपको याद रखना है। अब चलिए हम यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। बुक्सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो गोरुमारा भी कहाँ हो गया आपका, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है जल्दापाड़ा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्या है, न्योरा वैली यानी कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके कहाँ हो गया, तो पश्चिम बंगाल में। और सिंगालीला और सुंदरवन तो कई बार पूछा गया, ये तो कॉमन सा हो गया, तो ये तो आपको याद ही होगा सुंदरवन। तो इसके अलावा अभी जो ये सारे हैं उसको फिर से रिपीट करिए, याद करिए। बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, न्योरा घाटी यानी कि न्योरा वैली और सिंगालीला। तो ये सभी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसके बारे में डिटेल अभी कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में मैक्स बुपा के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो कृष्णम रामचंद्रन। हालांकि ये जो छोटे जितने भी CEO हैं या जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, उससे प्रश्न कम ही बनते हैं, तो आप इसे जान सकते हैं। इससे पूछे जाने की संभावना काफ़ी ही कम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है, तो यह किसके द्वारा जीता गया है, सौरभ लोढ़ा के द्वारा। जो सौरभ लोढ़ा है यह IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ हैं, और इनको क्या कहा जा रहा है, तो वर्ष 2020 के लिए ने यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री पर आधारित सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अतीत तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, वो कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति, इनको तो आप चेहरा देख के हमेशा खबरों में बने रहते हैं। अभी चर्चा चल रहा था कि ये लगभग 20-25 दिन से गायब हैं, इनके बारे में कुछ न्यूज़ नहीं था। फिर पता चला कि इनके न्यूज़ आए इनके बारे में, तो समाचार में क्या था कि वो इनका हमशक्ल है। तो हमें अब इसके बारे में नहीं ज़्यादा जानना है, इससे संबंधित हम अन्य तथ्य को जान लेते हैं। ये देखिए, ये तानाशाह है एक, आप जान रहे होंगे, उत्तर कोरिया का। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए, एक तरफ देश सारे लोग इसे नफरत कर रहे हैं और एक तरह से इसे सम्मानित किया गया है, तो ये खबरों में काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह किसके द्वारा, रसिया के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, तो देखिए हम देख लेते हैं। किम जोंग उन नाम है इसका। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए जितने भी सोवियत सैनिक थे की स्मृति को संरक्षित करने के लिए, तो उनको स्मृति को क्या किया गया, तो संरक्षित किया गया इसके द्वारा। तो इसी के कारण इसे सम्मानित किया गया है रसिया के द्वारा। आप यहाँ पे आप जानने वाली बात है कि ये देखिए, इसका लोकेशन देख लेते हैं। ऊपर में है जो सबसे उत्तर में चल जाइए तो चाइना के ठीक नीचे में आते हैं, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया, तो यहीं का है ये शख्स। उत्तर कोरिया के ठीक नीचे आते हैं तो दक्षिण कोरिया। अब यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है, इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी जो क्या क्लैशेस यानी कि मुठभेड़ या युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। हालांकि अभी थोड़ा सामान्य हुआ है यह स्थिति। तो आपको ये जानना है कि इन दोनों को कौन सी रेखा अलग करती है। तो 38 जो पैरेलल है यानी कि 38वीं समानांतर रेखा, उसी के द्वारा इसे अलग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, इन दोनों को अलग करने वाली क्या है, तो यह रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बताना है कि यह जो संग्रहालय है यह कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है।
इसके बारे में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस हफ्ते यानी कि इस सप्ताह इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय क्या है, तो आर्टिस्ट बाई आर्टिस्ट यानी कलाकारों के द्वारा है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि 7 मई को ही उनकी क्या है, तो 159th जयंती भी है। तो आपको याद रखना है कि इस बार जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी कौन सी तिथि मनाई गई, जन्मदिन अवसर है, तो 159th। आपको ये भी जानना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको गुरुदेव किनके द्वारा कहा गया था, तो यह किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें गुरुदेव कहा गया था। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से जाननी है। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया कि हाल ही में दलित एझिला मलाई का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वह राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। इनके बारे में और जाने तो यह पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे एवं इन्हें सैनिक सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, तो चलिए जानते हैं। इन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के जो भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। तो इसके अलावा उन्होंने सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया, तो इसीलिए उन्हें सम्मानित किया गया था। किस पद से, तो पदक से, तो सैनिक सेवा पदक से। अगला प्रश्न कहा गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया, तो यह किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश का मैप कई बार आपको दिखाया गया है, तो आप उसके मैप को पूरा ध्यान में रखिए। जानबूझ के यहाँ पे मैप नहीं दिखाया गया है कि आप उसके लोकेशन को रिकॉल कर सकें। जैसा कि बताया गया था कि इसकी जो क्या है, जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उससे सीमा साझा करता है, साथ ही नेपाल से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसकी लगती है, और पड़ोसी राज्यों से लगभग 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है पूरी, और 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कि 9 से लगता है। तो ये आपके यहाँ से याद रखना है। एवं उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हाल ही में बताया गया था कि इसने अपना पहला जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था, तो वो भी आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है, चूँकि वह पहला था। एवं उत्तर प्रदेश से आपको ये भी जानना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री तो पता ही होगा आपको, जो योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन आपको यहाँ के राज्यपाल के बारे में भी जानना है, तो वे कौन है, वो आनंदीबाई पटेल हैं। तो उन्हीं के बारे में आप याद रखिएगा। सॉरी, आनंदीबेन पटेल है, बाई नहीं, आनंदीबेन पटेल। तो इनके बारे में अभी आपको जानना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, आगे इस वीडियो को बढ़ाइए। धन्यवाद।